मैं बताऊं एक्सप्लेन, आपने सिर्फ एक लाइन ही बोली थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये होता है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हर एक एडिशनल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता है। तो जब मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो उसके लिए मैं सेम प्राइस देना पसंद नहीं करूंगी, उसकी प्राइस कम होगी तभी मैं एडिशनल यूनिट खरीदूंगी, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगी। ये बता रही थी आपको, ये लाइन होनी थी, सुननी चाहिए थी उस टाइम इनकी बातें। हाँ जी, चलो, न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इलास्टिसिटीज पढ़ा था। एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं। जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको दिख रही है स्क्रीन? नहीं? खड़े वालों को पीछे भेजूं? किस किस को नहीं दिख रही स्क्रीन? देखिए ऐसा स्क्रीन नहीं दिख रही, इधर पीछे बॉयज को नहीं दिख रही, आप पीछे जाओ। इधर है ऐसा दिख रहा है? सारे खड़े हैं, ठीक है फिर चलो, दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी बच्चों, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस था, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इलास्टिसिटी। जब इलास्टिसिटी जीरो है मतलब चेंज इन डिमांड जीरो है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, तो उसका डिमांड कर्व कैसा होता है? पैरेलल या इसका नाम क्या होता है? या तीसरा नाम क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। और इलास्टिसिटी कितनी होती है यहाँ पे? जीरो। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है बच्चों? जो नेसेसिटीज है, आपको बेसिक चीजें जो चाहिए ही चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी हो, अपन उसकी उतनी क्वांटिटी खरीदेंगे जितनी मुझे उसकी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, जब चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। जब डिमांड में चेंजेस ज्यादा है कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, प्राइस तो थोड़ी सी ही कम हुई बट क्वांटिटी डिमांडेड आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इसका डिमांड कर्व कैसा होता है बच्चों? नियरेस्ट टू, या इसका नाम क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। कौन से कुछ के केस में होता है? जब कोई सामान लेस अर्जेंट आपको चाहिए हो, उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, लाइक या एंड नेक्स्ट आपने पढ़ी थी थर्ड इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। की प्राइस तो इतनी बढ़ गई बट क्वांटिटी डिमांडेड से कितनी सी कम हुई। यहाँ डिमांड का कैसा होगा? यहाँ कैसे शेप का होता है? शेप का। यहाँ पे ऐसे के पास ज्यादा डिमांड कैसी शेप का है? स्टीपर शेप का आपका डिमांड कर्व है। इसका नाम क्या होता है? इलास्टिक डिमांड कर्व। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है? जो सामान आपको अर्जेंट है नहीं, सामान में आपकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक, इन इलास्टिक होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है आपका? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस। यहाँ डिमांड कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब इसके अंदर के जितने भी रेक्टेंगल सबका एरिया सेम। इसका नाम क्या होता है? यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। देन लास्ट आपका इनफाइनाइट, मतलब चेंज इन डिमांड कुछ भी हो पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस
क्या उसका नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, या क्या बोला जा सकता है इसको? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते हैं, उस केस में ऐसा हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड, जो आपका आउटले होता है उसे ही आप क्या कहते हो? एक्सपेंडिचर। जो आपका खर्चा, जो मेरा खर्चा हुआ प्रोड्यूसर या सेलर की, वो क्या होती है? रेवेन्यू। जो मैंने खर्चा किया बेचने वाले की, वो कमाई होती है। कमाई को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू बोला जाता है। तो चाहे आपसे टोटल आउटले पूछ ले, चाहे आपसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछ ले, चाहे आपसे टोटल रेवेन्यू पूछ ले, तीनों का मतलब सेम। मेरा कितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर। सपोज मैं मार्केट में एक ब्रेड का पैकेट लेने गई हूँ, एक पैकेट 30 का आता है, मैंने उसको बोला भैया मुझे 5 पैकेट्स ब्रेड के दे दो, तो मेरा खर्चा कितने का होगा बच्चों? कैसे निकाला आपने? 30 का एक पैकेट आ रहा था, आपने क्वांटिटी 5 करी थी, तो आपका खर्चा कितने का आ गया? 150। ये टोटल एक्सपेंडिचर, ये उसकी क्वांटिटी और ये उसकी प्राइस। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मेरा खर्चा वो उसकी रेवेन्यू, वो उसकी कमाई, तो टोटल रेवेन्यू उसका कितना जनरेट हो गया? 150 का उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब अपन अलग अलग इलास्टिसिटीज के टर्म में पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटीज का क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले आप पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी 1। 1 का मतलब क्या होता है? जितना आपने डिमांड में चेंज किया उतना ही किसमें चेंज हुआ? आपकी प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी चीज की प्राइस 2 रुपीज थी, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदती थी? 4। मेरा खर्चा कितने का होता था? 8। उसकी प्राइस 1 क्यूब, 50% आधी हो गई, तो मैंने जस्ट डबल क्वांटिटी खरीदने लगी कि जितना डिमांड में चेंज होगा उतना ही आपका प्राइस में चेंज होगा, दोनों में बराबर रेशियो से चेंज होना चाहिए। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? तो मेरी प्राइस कम हुई तो भी एक्सपेंडिचर कितना रहा? कांस्टेंट रेट, ना बढ़ा ना घटा। अगर मैं इसी का उल्टा वाइस वर्सा वाला एग्जांपल देखती कि जब प्राइस 8 रुपीस थी, 1 रुपीस थी, तो मैं 8 क्वांटिटीज खरीदती थी, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? 8। प्राइस जस्ट डबल हो गई, तो अब मैंने क्वांटिटी जस्ट हाफ कर दी। जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज आपने क्वांटिटी में भी चेंज किया, तो आपका एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? मतलब मैं क्या देख पा रही हूँ, जब इलास्टिसिटी 1 होती है, 1 को क्या बोला जाता है? यूनिट, या फिर यूनिटरी इलास्टिक भी बोला जाता है। तो जब प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस कम हो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आया एक्सपेंडिचर में? क्योंकि जितना परसेंटेज डिमांड में चेंज था उतना ही परसेंटेज मेरा प्राइस में चेंज हुआ, तो एक्सपेंडिचर में मेरा कोई चेंज नहीं आया। जो खर्चा पहले लग रहा था वही खर्चा मेरा अब लग रहा। आ गया समझ में? देन सेकंड अपन पढ़ेंगे elasticity greater than 1। greater than 1 का मतलब change in demand is greater than change in price। जितना प्राइस में चेंज हो उससे ज्यादा आपकी डिमांड में चेंजेस होते हैं। सपोज पहले कोई 2 रुपए की चीज आती है, उसका 4 यूनिट्स खरीदते थे, तो एक्सपेंडिचर क्या? इसने कहा डिमांड में चेंजेस ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। प्राइस 1 रुपीज हो गया, प्राइस कम हो गया, प्राइस 50% से कम हुआ, तो डिमांड में जस्ट डबल नहीं करती, डबल से ज्यादा। जस्ट डबल करती तो 4 का 8 होता, पर डबल से ज्यादा, सब तो मैंने डबल से कर दिया, 12 कर दिया, एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? 12 का हो गया। यहाँ चेंज इन डिमांड ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ प्राइस कम हुई तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया।
अगर मैं इसी का उल्टा एग्जांपल देती कि जब प्राइस 1 रुपीज थी तो मैं 12 यूनिट्स खरीदी तो एक्सपेंडिचर कितने का हुआ, प्राइस जस्ट डबल हो गई, क्वांटिटी आपने हाफ नहीं की, हाफ कर दे तो कितना होता 6, आपने हाफ से भी कम कर दिया, सपोज आपने कितना कर दिया 5 कर दिया, हाफ से भी कम, हाफ होता 6, हाफ से कम हो गया 5, आपका एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 5। जब प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया कम। तो मैंने क्या रिलेशनशिप देखा, जब इलास्टिसिटी 1 से बड़ी थी, 1 से बड़ी को क्या बोला जाता है, इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। तो जब इलास्टिक डिमांड दे रखी थी तो वहां जब प्राइस इंक्रीज होती थी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता था, प्राइस इंक्रीज होती थी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था। जब इलास्टिक डिमांड होती थी तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशनशिप होता था, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता था। इलास्टिसिटी 1 कब होती थी, ग्रेटर देन 1 कब होती थी दोस्तों, जब मोर अर्जेंट नहीं है, लेस अर्जेंट है, जब उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, जब लग्जरियस आइटम है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती थी। इस केस में आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में हमेशा इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ज्यादा होती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, प्राइस कम होती है तो आप जनरली अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं। देन अगर अपन बात करें इलास्टिसिटी, मैं बात करूं इलास्टिसिटी लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, डिमांड में चेंजेस कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। तो फॉर एग्जांपल कोई सामान इसका एक्सपेंडिचर या डिमांड में चेंजेस कम हो गया एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, सपोज प्राइस 1 रुपीस हो गई, 1 रुपीस मतलब जस्ट 50% से प्राइस कम हो गई, तो यहाँ पे क्वांटिटी जस्ट डबल नहीं होगी, डबल से कम, डबल होगी तो कितनी होती 8, डबल से कम सपोज मैंने कितनी कर दी 5, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने का हो गया मेरा 5 का हो गया, प्राइस कम हुई तो मैं क्या देख पा रही हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। अगर मैं इसी का उल्टा एग्जांपल ले लेती कि जब प्राइस 1 थी तो मैं 5 यूनिट्स खरीदती थी तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 5, जब मेरी प्राइस जस्ट डबल हुई तो क्वांटिटी जो है वो जस्ट हाफ नहीं होगी, से थोड़ी सी कम होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई आपकी 4, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने का होगा 8 का, तो प्राइस बढ़ी तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो जब इलास्टिसिटी 1 से कम थी तो प्राइस कम तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, और प्राइस ज्यादा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, तो हमें कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इलास्टिसिटी 1 से कम उसे क्या बोला जा सकता है, इन इलास्टिक डिमांड भी बोला। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है इसमें, याद क्या रखना है कि इलास्टिसिटी जब 1 होती है, 1 को क्या बोला जाता है, यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है। उस केस में चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर इलास्टिसिटी 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी को इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इलास्टिक बोला जा सकता है, 1 से बड़ी चीज को। तो जब ऐसा होता है, यहाँ पे प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब आपकी इलास्टिसिटी 1 से कम होती है, 1 से कम को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक या फिर बोला जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। जब ऐसा होता है तो प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है।
आ गया बच्चों समझ में? तो याद आपको सिर्फ यही बातें रखनी है कि जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, 1 मतलब चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, तो आप प्राइस से इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो आपके एक्सपेंडिचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा रहता है। जब इलास्टिसिटी 1 से बड़ी होती है तो उस केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, प्राइस कम एक्सपेंडिचर ज्यादा। और जब इलास्टिसिटी 1 से छोटी होती है तो यहाँ पे प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस ज्यादा एक्सपेंडिचर ज्यादा, प्राइस कम एक्सपेंडिचर कम। अब वो यहाँ तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर के टर्म्स में सिखा दिया, अगर एग्जाम में वो रेवेन्यू या आउटले पूछे तो भी सेम रिलेशनशिप होता है। क्या समझ में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशनशिप होता है जब आपको अलग अलग इलास्टिसिटीज दे रखी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट्स of price elasticity of demand, determinants of price elasticity of demand। मतलब अपन अभी तक अपन ने बच्चों कंफ्यूज मत होना, अपन ने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता था, या तो डिमांड ज्यादा होती थी या डिमांड कम होती थी। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब या तो डिमांड इलास्टिक होगी या डिमांड इनइलास्टिक होगी, या तो डिमांड इलास्टिक होगी या डिमांड इनइलास्टिक होगी, या तो डिमांड आपकी इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक। इलास्टिक कब कहोगे? जब चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, और इनइलास्टिक कब कहोगे? जब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। तो ये अलग डिटर्मिनेंट्स है, वो अलग से, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ये प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स है, वो सिर्फ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी या तो कम होगी या ज्यादा, इलास्टिक या इनइलास्टिक? सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। या तो उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अपने पास अवेलेबल होंगे या सब्स्टिट्यूट्स या तो सब्स्टिट्यूट्स है या सब्स्टिट्यूट्स नहीं। आप लोग सोच कर, अगर सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक डिमांड होगी या इनइलास्टिक होगी? इलास्टिक। सब्स्टिट्यूट है तो चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। अगर आपने थोड़ी भी प्राइस बढ़ा दी, मेरे को कॉफी सब्स्टिट्यूट दिख रहा है तो टी की मैं डिमांड बहुत ज्यादा कम कर दूंगी, तो टी की डिमांड में चेंजेस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। अगर सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं है तो आप कितनी भी प्राइस बढ़ा दो, डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। इसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक हो जाएगी, जहां चेंज इन डिमांड लेस देन चेंज इन प्राइस। आया समझ में? बैठ जाओ समझ में। आया समझ में? पहला पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर उस प्रोडक्ट के आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, सब्स्टिट्यूट है, तो उसमें थोड़ी भी प्राइस बढ़ी तो डिमांड में आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर देंगे, तो चेंज इन डिमांड ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो उसकी डिमांड इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। और अगर सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं तो कितनी भी प्राइस बढ़ा दो, डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है दैट इज proportion of income spent on the commodity, proportion of income spent on commodity। उस कमोडिटी पे आप अपना कितना परसेंटेज ऑफ इनकम खर्च कर रहे हैं। कई कमोडिटीज ऐसी होती है जिसपे आप अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, और कई कमोडिटीज ऐसी होती है जिसपे आप अपनी इनकम का बहुत मेजर पोर्शन खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम है महीने की 1 लाख, मैं टूथपेस्ट खरीद रही हूँ बच्चों,
एक टूथपेस्ट कितने का आता है, सपोज 50 रुपीज का आता है, तो मैं मेरी इनकम का कितना 1% भी खर्च नहीं कर रही, 0.5% का मेरी इनकम का यहाँ पे खर्च। एक आता है 1 लाख रुपए की, आप क्या ले सकते हो, 1 लाख रुपए का एसी ले सकते हो, तो आपका आता है 55,000 का इनकम का मेजर हिस्सा, बहुत भारी हिसाब उसमें खर्च। अगर अगर टूथपेस्ट की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो उसकी क्वांटिटी में आप ज्यादा चेंज करोगे या कम, सोच कर बताओ। अगर टूथपेस्ट की बात करें, अगर टूथपेस्ट की प्राइस बढ़ गई, मिनिमम अमाउंट खर्च करेंगे, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो आप उसकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस करेंगे या कम, कम। मुझे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो 50 से 60 रुपीज का लगा देगा तो मेरी इनकम का इतना छोटा हिस्सा उस पर खर्च हो रहा है, इसकी प्राइस चेंज की वजह से मुझे डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस का फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। चेंज इन डिमांड लेस देन चेंज इन प्राइस। आ रहा है समझ में? तो मैं मेरी इनकम का 55,000 खर्च कर रही हूँ, अगर फिक्स एसी की रेट 65 लगा दूं, 1 लाख से सिर्फ एसी तो नहीं करेगा ना, बाकी तो सारा काम आपको घर का खर्चा भी निकालना। तो यहाँ उसने प्राइस थोड़ी सी भी चेंज की तो आप डिमांड में बहुत ज्यादा डाउनफॉल कर देंगे। आप सोचेंगे कोई नहीं, हम अगली बार वो चीज खरीदेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना मेजर हिस्सा मैं उसमें खर्च कर रही हूँ, अब मैं और ज्यादा उसमें मेरा पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो वहाँ चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस होता है, तो वहाँ डिमांड कैसी हो जाएगी बच्चों, इलास्टिक। अगर आप अपनी इनकम का किसी कमोडिटी पे बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहे हैं, लेस प्रोपोर्शनेट खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां चेंज इन डिमांड कम होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो वहां डिमांड कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। पर अगर आप अपनी इनकम का मेजर हिस्सा किसी कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा भी प्राइस में चेंज हो तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड वहां कैसी हो जाएगी बच्चों, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। तो इनकम का अगर लेस प्रोपोर्शनेट खर्च कर रहे हो तो इन इलास्टिक डिमांड, और इनकम का मेजर प्रोपोर्शनेट खर्च कर रहे हो तो इलास्टिक डिमांड। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? देन नेक्स्ट है आपका, दैट इज थर्ड है नेचर ऑफ नीड। वो सामान आपको कितना जरूरतमंद है, कितना जरूरी चाहिए। अगर वो नेसेसिटी है बच्चों तो इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक। नेसेसिटी के केस में आप कितनी भी प्राइस बढ़ा दो, डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, तो डिमांड में चेंजेस कम एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। अगर वो आपका लग्जरी आइटम है, इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक, बढ़ा तो अपने इलास्टिक, वहां चेंज इन डिमांड ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। थोड़ी भी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड में एक बार बहुत ज्यादा डाउनफॉल। पर अगर आपके कंफर्ट्स हैं, कंफर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो नेसेसिटी और लग्जरी के जो बीच की चीजें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंफर्ट। जैसे फैन होता है वो कंफर्ट होता है, कूलर होता है वो कंफर्ट होता है। तो जो कंफर्ट है उनकी डिमांड मॉडरेट इलास्टिक होती है। मॉडरेट का मतलब ना तो इलास्टिक ना इनइलास्टिक, जो बीच की होती है वो डिमांड होती है। एक होते हैं यहाँ पे जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं आपके, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, उनकी भी डिमांड क्या होती है, मॉडरेट इलास्टिक होती है, ना तो ज्यादा इलास्टिक ना कम इलास्टिक। तो नेचर ऑफ द नीड ऑफ द कमोडिटी, वो सामान कितना नीड में, अगर नेसेसिटी है किसी भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, वहां डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। लग्जरी है तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। थोड़ी भी प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर देते हैं। और अगर कंफर्ट्स या फिर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है तो उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, मॉडरेट इलास्टिक, ना तो ज्यादा इलास्टिक ना ज्यादा इनइलास्टिक।
देन नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेंट है, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। अगर कोई सामान ऐसा है जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस, और कई सामान ऐसे होते हैं जिसके बहुत लिमिटेड यूजेस हैं। जैसे कि आप मिल्क का एग्जाम्पल लो बच्चों, मिल्क की थोड़ी भी प्राइस कम हुई तो आप उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस कर देते हैं। थोड़ा भी सस्ता हुआ तो चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो सस्ता हो गया, थोड़ा सा सस्ता हुआ। यहाँ पे चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो कैसी डिमांड होगी उसकी, इलास्टिक। पर यूजेस ही लिमिटेड है तो वहां पे कितनी भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। change in demand is less than change in price, तो यहाँ डिमांड कैसी हो जाएगी आपकी, इन इलास्टिक हो जाएगी। तो अगर डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, अगर किसी चीज के मल्टीपल यूजेस हैं तो इलास्टिक डिमांड, और लिमिटेड यूजेस हैं तो इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज हैबिट। अगर वो सामान मेरी हैबिट में है, मैं उसके लिए हैबिचुअल हूँ या मैं उसके लिए हैबिचुअल नहीं हूँ। अगर कोई सामान के लिए आप हैबिचुअल हो, चाहिए तो चाहिए, दारू चाहिए तो चाहिए, तो उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए डिमांड में खास चेंजेस नहीं आते हैं। डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। और जब हैबिट में ही नहीं है वो सामान, तो थोड़ी भी प्राइस बढ़ा दोगे तो मैं डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दूंगी, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी बच्चों, इलास्टिक हो जाएगी। अगर कोई सामान मेरे हैबिट में है तो मुझे प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। और अगर वो सामान मेरे हैबिट में ही नहीं है तो आपने थोड़ी भी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड कैसी जाएगी। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। या तो वो सामान खरीदने के लिए मेरे पास शॉर्ट टाइम पीरियड है या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड है, ये सोचकर बताओ बच्चों। अगर समय कम है तो डिमांड इलास्टिक होगी या इलास्टिक, इन इलास्टिक। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लहंगे वाला, तो 2 दिन बाद ही शादी में लहंगा खरीदना ही खरीदना है, पहनना ही पहनना है, तो वो कितनी भी महंगी प्राइस में लगाते मैं उसकी डिमांड क्रिएट करूंगी, ज्यादा डिमांड में चेंजेस नहीं करूंगी। तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड कम होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो कैसी हो जाएगी उसकी डिमांड, इन इलास्टिक। पर अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो उसने थोड़ी भी प्राइस बढ़ाई तो मैं डिमांड एक बार बहुत कम कर दूंगी, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है तो डिमांड इन इलास्टिक, और टाइम पीरियड ज्यादा है तो डिमांड इलास्टिक। देन नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट दैट इज प्राइस। प्राइस रेंज मतलब उसकी प्राइस कितनी है। देखो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बहुत कम प्राइस में मिलते हैं लोग, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मिडिल प्राइस में आपको मिलते हैं, और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा। लो प्राइस वाला आइटम जैसे कि आपका मैच बॉक्स, मैच बॉक्स बहुत सस्ता आता है, 2-5 रुपए में एक पूरा वो बॉक्स आता है। मोर बहुत महंगा जैसे कि आपकी जैगुआर की कार, जैसे कि आपके डायमंड्स जो बहुत महंगे आते हैं। और इनके अलावा जो बीच की चीजें वो किसमें आ गई, मिडिल रेंज में। अब आप सोच कर बताओ, मैच बॉक्स की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो आप उसकी डिमांड में कम चेंजेस करेंगे या ज्यादा, मुझे इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैच बॉक्स इतना सस्ता आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है, वो 6 रुपए का 7 रुपए का लगा देगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सस्ता है। तो यहाँ चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक। अगर अपन बहुत महंगी चीजों की बात करें जैसे कि जैगुआर की गाड़ियां या डायमंड्स, सपोज मैं डायमंड लेने गई मार्केट के अंदर, तो कितने का है, सपोज 50,000 की एक रिंग है, 50,000 की रिंग,
उसकी प्राइस बढ़ाकर उसने 50 की जगह 55,000 खरीद कर दिया, प्राइस बढ़ा दी, तो आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया कम? डिमांड में ज्यादा चेंजेस होंगे या कम? ज्यादा क्यों होंगे बच्चों? डायमंड कौन खरीदेगा? जो बहुत रिच लोग हैं। तब 50,000 अंगूठी भी दे रहे हो, 5,000 और दे देंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ डिमांड में चेंजेस कम होंगे, उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक। जैसे नहीं होता, अपन शादी करते हैं, जैसे मेरे शादी कर रहे हैं, तो शादी में सपोज वो 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जहां वो 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो कुछ 10 लाख रुपए और लगेंगे शादी में, तो क्या उसके चक्कर में तो शादी कैंसिल कर देंगे? नहीं, तो सोचेंगे जहाँ 1 लग रहा है 10 लाख और से ऐसे थोड़े से और ज्यादा भी लग जाएंगे, तो डिमांड में खास ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। एक्सपेंसिव आइटम्स कौन खरीद रहे हैं? मैं सिर्फ प्रीमियम क्लास की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही। एक्सपेंसिव तो सिर्फ प्रीमियम क्लास खरीद रहा है, तो वो जब इतना पैसा खर्च कर रहा है तो थोड़ा बहुत और खर्च कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा। बाकी जो इसके अलावा का आइटम है, मिडिल रेंज वाला प्रोडक्ट होते हैं, जो अपने जैसे मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, तो वहां वो थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाएगा तो अपन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस कर देंगे, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। तो जब प्राइस बहुत कम या बहुत ज्यादा प्राइस है तो डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। और जब प्राइस मिडिल रेंज वाली प्राइस होती है तो डिमांड कैसी होती है बच्चों? इलास्टिक। लास्ट जो आपका डिटर्मिनेंट है दैट इज लास्ट डिटर्मिनेंट है दैट इज टाइड डिमांड, कैसे बोला जा सकता है? डिराइव्ड डिमांड बोला है ये टाइड डिमांड। जब कोई चीज की डिमांड किसी और प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, जब इस चीज की डिमांड अपने पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी तो उसे क्या कहते हैं? टाइड डिमांड या डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल, मैं बिल्डिंग बनवा रही हूँ, कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ, 5 फ्लोर्स की मेरी बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग बनवाने के लिए आपको क्या लगता है बच्चों? सीमेंट, आपको लोहा लगता है, आयरन, स्टील लगेगा। सीमेंट का पहले एक कट्टा आता था 300 रुपए का, अब उसकी प्राइस बढ़ गई, वो कट्टा हो गया 350 रुपीज। क्या क्योंकि सीमेंट महंगा हो गया तो क्या अब आप 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं? नहीं, आप 5 की बना रहे थे, हम 5 की ही बनाएंगे, आप कम नहीं करेंगे। तो सीमेंट की प्राइस बढ़ने की वजह से सीमेंट की डिमांड में कोई कमी हुई? सीमेंट की डिमांड में कमी हुई। मुझे बनानी बिल्डिंग 5 फ्लोर की, 5 फ्लोर बनाने के लिए सपोज मुझे 2000 कट्टों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक कमरे में सीमेंट बिना सिर्फ ईट ईट खड़ी कर दी क्योंकि सीमेंट महंगा हो गया 50 रुपए, तो वहां पे सीमेंट की डिमांड कम क्रिएट करोगे? नहीं, तो इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है? उसके पेरेंट प्रोडक्ट पे। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना ज्यादा सीमेंट आपको चाहिए होगा, चाहे उसकी प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे। अगर सीमेंट अब इसकी जगह आप 7 फ्लोर बनाने लग जाओगे? नहीं, मैंने सोचा था 5 तो मैं 5 ही बनाऊंगी। तो यहाँ प्राइस की चेंज की वजह से उसकी डिमांड को कोई खास ज्यादा चेंज नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है? अपने पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे उसकी डिमांड कैसी होती? इनइलास्टिक। अगर आप एक और एग्जांपल दो, जैसे कि आपकी जो मशीन्स होती हैं वो डिपेंड करती है कि आपका कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरी एक मशीन दिन के 50 शर्ट बनाकर देती है, मेरा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 500 शर्ट। मेरी मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है? 500। मुझे कितनी मशीन चाहिए होंगी? कि आपने किसको देखकर डिसाइड किया? कंज्यूमर गुड्स को। अगर इस मशीन की प्राइस बढ़ भी गई तो भी आप 10 मशीन को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि आपके कंज्यूमर उतनी मांग है। अगर आपकी मशीन की प्राइस कम भी हो गई तो आप ज्यादा मशीन ही लेकर आएंगे क्योंकि डिमांड आपकी कितने की है? 500 शर्ट्स की आपकी डिमांड आ रही है। तो मशीन की डिमांड डिपेंड करती है आपके कंज्यूमर के गुड्स के ऊपर। तो यहाँ पे मशीन की डिमांड कैसी डिमांड हो गई? टाइट डिमांड या फिर
तो टाइड डिमांड या डिराइव डिमांड का कंसेप्ट क्या होता है? टाइड डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो अपने पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, जो किसी और प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, उसे क्या कहते हैं? टाइड डिमांड। वहां पे प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड को कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। तो आपकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट डिमांड। इंडिपेंडेंट मतलब जो चीज किसी और पे डिपेंड नहीं करती। तो जब किसी और पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हो तो वहां पे अगर थोड़ी भी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। वहां डिमांड कैसी हो जाएगी? आपकी इलास्टिक डिमांड। आया समझ में? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस, ये हमने किसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं? इलास्टिसिटी के। हमने जो पहले पढ़े थे वो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे, वो अलग थे, ये अलग है। एग्जाम में अगर पूछा जाए प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स तो इनमें से कुछ बताना। एग्जाम में पूछा जाए डिमांड के डिटर्मिनेंट्स तो उनमें से कुछ बताना था। कंफ्यूज मत हो जाना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ जी, हमने कौन से डिटर्मिनेंट्स पढ़े? सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या फिर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो डिमांड कैसी होगी बच्चों? इलास्टिक। और नहीं है तो डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। सेकंड कौन सा था? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उसके ऊपर खर्च करते हो। या तो आप अपनी इनकम का बहुत लो हिस्सा खर्च कर रहे हो या इनकम का मेजर हिस्सा। जब कम हिस्सा खर्च करते हैं तो डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। मुझे प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आते। और जब इनकम का मेजर हिस्सा खर्च करते हो तो डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ नीड ऑफ दी कमोडिटी। कितनी जरूरत का सामान है। अगर नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक। अगर लग्जरी आइटम है तो इलास्टिक। अगर आपके कंफर्ट्स या फिर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स में जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं उनकी क्या हो जाएगी बच्चों? मॉडरेट इलास्टिक हो जाएगी। देन फोर्थ पॉइंट था दैट इज आपकी हैबिट में वो सामान है या नहीं है। अगर आप उस चीज के लिए हैबिचुअल हो, क्या उस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं है। अगर हैबिट में है तो इनइलास्टिक। प्राइस में चेंज की तो डिमांड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर हैबिट में लेके है थोड़ा भी प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे तो क्या आ जाएगी? इलास्टिक। नेक्स्ट क्या था आपका? टाइम पीरियड। या तो मेरे पास वो सामान खरीदने के लिए कम समय है, लेस टाइम है, या फिर वो सामान खरीदने के लिए मोर टाइम है, या फिर शॉर्ट टाइम है या फिर लॉन्ग टाइम है। अगर समय कम है तो इनइलास्टिक की प्राइस में कितना भी चेंज कर लो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगी। पर अगर समय ज्यादा है तो थोड़ी भी प्राइस में चेंज किया तो आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्राइस रेंज। उसकी कितनी प्राइस है? या तो उसकी प्राइस बहुत लो होगी या उसकी प्राइस मिडिल होगी या बहुत हाई बहुत महंगा आइटम है, बहुत सस्ता जैसे कि मैच बॉक्स, तो उसकी क्या हो जाएगी? आपकी इन इलास्टिक हो जाएगी कि प्राइस में चेंज की वजह से। आकाश के लिए बोलो। आकाश उनको बोलो 2 मिनट बैठेंगे। एक उनके बोलते हैं नीचे ऑफिस में बैठो। तो वहां पे क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक हो जाएगा। पर अगर मिडिल रेंज वाले प्रोडक्ट्स है क्या हो जाएगी? इलास्टिक। और हाई रेंज वाले प्रोडक्ट्स है उसमें क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। एंड जो लास्ट आपका डिटरमिनेंट है दैट इज द टाइड डिमांड, या इसे क्या कहा जा सकता है? डिराइव्ड डिमांड भी कहा जा सकता है। टाइड डिमांड जो डिपेंडेंट डिमांड होती है, जो किसी पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, उसे क्या कह देते हैं? टाइड डिमांड।
वहाँ उसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक। की प्राइस में ज्यादा चेंज हो भी जाएगा तो भी आप डिमांड में कोई खास ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट प्रोडक्ट चाहिए तो पेरेंट के लिए तो वो सब प्रोडक्ट आपको चाहिए। अगर आपका ऑटोनोमस या फिर इसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड, जब कोई डिमांड किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंडेंट, तो वहां पे उसकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, इलास्टिक। वहां थोड़ा भी प्राइस में चेंज हुआ तो आप क्वांटिटी डिमांड रेट में बहुत ज्यादा चेंजेस। तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिए बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम दो टॉपिक्स पढ़ लिए, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। आज इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक लर्न कर आए, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।